नमस्कार और इस गहन विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हमारे पास राष्ट्रीय आय और जीडीपी की बुनियादी बातों पर कुछ लेक्चर नोट्स हैं। हम सब ये शब्द रोज सुनते हैं, जीडीपी बढ़ी, जीडीपी गिरी, अर्थव्यवस्था रॉकेट बन गई। लेकिन आज हमारा मिशन ये पता लगाना है कि क्या ये नंबर वाकई उतना मायने रखता है जितना हमें बताया जाता है, या ये एक ऐसा चश्मा है जो हमें अर्थव्यवस्था की एक अधूरी और कभी-कभी गलत तस्वीर दिखाता है। यह एक बहुत ही जरूरी सवाल है। जीडीपी किसी देश की आर्थिक रिपोर्ट कार्ड का आप कह सकती हैं कि हेडलाइन नंबर तो है, लेकिन क्या ये पूरी कहानी बताता है? ये नोट्स हमें इस नंबर की चीर-फाड़ करने का एक मौका देते हैं, ये समझने का कि ये बनता कैसे है और इससे भी जरूरी ये क्या-क्या छिपा लेता है। तो चलिए इस नंबर के पीछे की दुनिया में झांकते हैं। ठीक है, तो इसे खोलकर समझते हैं। सबसे पहले तो ये राष्ट्रीय आय और जीडीपी ये अक्सर एक साथ इस्तेमाल होते हैं। नोट्स के मुताबिक राष्ट्रीय आय मतलब एक साल में देश की कुल कमाई, लेकिन जिस शब्द ने सारी लाइमलाइट ले रखी है वो है जीडीपी। नोट्स में इसे सबसे महत्वपूर्ण कहा गया है। तो इसकी सबसे सरल परिभाषा क्या है? इसकी सबसे सरल परिभाषा इसकी भौगोलिक सीमा से जुड़ी है। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद का मतलब है एक साल के अंदर किसी देश की सीमाओं के भीतर बनाई गई सभी चीजों और सेवाओं की कुल कीमत। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है भीतर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे बना कौन रहा है। अच्छा, तो मतलब यह कि कंपनी किस देश की है ये मायने नहीं रखता, बल्कि फैक्ट्री किस देश में है ये मायने रखता है। नोट्स में इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। सैमसंग जो दक्षिण कोरिया की कंपनी है, अगर वो भारत में फोन बनाती है तो वो भारत की जीडीपी का हिस्सा है। और टाटा जो भारतीय कंपनी है वो तो है ही। बिल्कुल, लोकेशन ही सब कुछ है, राष्ट्रीयता नहीं। ये वैश्वीकरण के दौर में एक बहुत बड़ा पैमाना है। ये दिखाता है कि एक देश का माहौल व्यापार करने के लिए, निवेश खींचने के लिए कितना अच्छा है। अगर विदेशी कंपनियां यहाँ आके उत्पादन कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि वो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, यहाँ के लोगों के कौशल पर भरोसा कर रही हैं, जिससे यहाँ रोजगार भी पैदा हो रहा है। और इन सब आंकड़ों का हिसाब कौन रखता है? मतलब कोई तो होगा जो ये सारे नंबर गिनता होगा। भारत में ये जिम्मेदारी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी MOSPI की है। ये वो संस्था है जो देश का आर्थिक एक्सरे लेती है और इन आंकड़ों का इस्तेमाल नीति आयोग जैसी संस्थाएं देश के लिए नीतियां बनाने में करती हैं। पहले ये काम योजना आयोग करता था, तो चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन देश की आर्थिक नब्ज पर हाथ रखने का ये तरीका बना हुआ है। ठीक है, तो जीडीपी का मतलब देश के अंदर हुआ कुल उत्पादन। बिल्कुल। और यहाँ एक उलझन है जो मुझे हमेशा परेशान करती है। मुझे याद है कुछ समय पहले सरकार ने कहा था कि अर्थव्यवस्था 12% की दर से बढ़ी है, लेकिन आलोचक कह रही थी कि असली ग्रोथ तो सिर्फ 5% है। क्या यही नॉमिनल और रियल जीडीपी का खेल है? वो इतने बड़े अंतर का दावा कैसे कर सकते हैं? आपने बिल्कुल सही दुखती रग पर हाथ रखा है। यहीं पर जीडीपी का आंकड़ा राजनीति और अर्थशास्त्र के बीच की धुंधली रेखा पर खड़ा होता है। ये जो 12% और 5% का अंतर है, वो नॉमिनल और रियल जीडीपी का ही कमाल है। और ये समझना अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर देखने के लिए सबसे जरूरी है। तो फिर ये है क्या? ये जादू कैसे होता है? देखिए, नॉमिनल जीडीपी की गिनती आज की कीमतों यानी करंट प्राइसेस पर होती है। इसमें उत्पादन में हुई बढ़त और महंगाई दोनों का असर शामिल होता है। वहीं रियल जीडीपी की गिनती एक तय साल की कीमतों यानी कांस्टेंट प्राइसेस पर होती है। ये महंगाई के असर को हटा देती है। एक मिनट, मुझे समझने दीजिए। मतलब अगर एक साल में देश में सिर्फ 100 पेन बने और हर पेन 10 रुपए का था, तो नॉमिनल जीडीपी हुई 1000 रुपए। अगले साल भी 100 ही पेन बने, लेकिन महंगाई की वजह से हर पेन 12 रुपए का हो गया, तो नॉमिनल जीडीपी 1200 रुपए हो जाएगी। तो कोई भी सरकार दावा कर सकती है कि जीडीपी 20% बढ़ गई, जबकि असल में देश में एक भी ज्यादा पेन नहीं बना। ये तो बहुत भ्रामक लगता है। बिल्कुल, यही वो जाल है। इसीलिए नोट्स में साफ साफ लिखा है कि रियल जीडीपी वास्तविक विकास को दर्शाती है। आपके उदाहरण में रियल जीडीपी की गिनती पिछले साल के 10 रुपए के हिसाब से ही होगी, तो अगले साल की रियल जीडीपी भी 100 पेन गुणा 10 रुपए यानी 1000 रुपए ही रहेगी। ग्रोथ 0। हाँ, 0। इससे साफ पता चलता है कि देश की उत्पादन क्षमता में कोई इजाफा नहीं हुआ। इसीलिए जब भी कोई अर्थशास्त्री या गंभीर विश्लेषक विकास की बात करता है, तो वो हमेशा रियल जीडीपी की ही बात कर रहा होता है।
नॉमिनल जीडीपी का आंकड़ा हेडलाइन बनाने के लिए अच्छा है, लेकिन असली कहानी रियल जीडीपी ही बताती है। ये तो कमाल की बात है। मतलब अगली बार जब मैं कोई बड़ी ग्रोथ का आंकड़ा सुनूंगा तो मेरे दिमाग में पहला सवाल यही आएगा, ये नॉमिनल है या रियल। अब ये बताइए कि इस विशाल नंबर को, चाहे वो रियल हो या नॉमिनल, गिना कैसे जाता है? पूरे 140 करोड़ लोगों के देश में हर एक चीज के उत्पादन, हर एक व्यक्ति की आय और खर्च का हिसाब रखना तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये सच में एक बहुत बड़ा काम है, और इसे करने के लिए अर्थशास्त्रियों ने 3 अलग-अलग रास्ते निकाले हैं। नोट्स में इन्हें उत्पादन, आय और व्यय विधि कहा गया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सैद्धांतिक रूप से तीनों रास्तों से मंजिल एक ही मिलनी चाहिए। 3 अलग-अलग रास्ते, एक ही जवाब। ये कैसे मुमकिन है? इसे एक चक्र की तरह समझिए। पहला रास्ता है उत्पादन विधि, यानी प्रोडक्शन मेथड। इसमें हम देश में एक साल में बने सारे सामान और सेवाओं की कुल कीमत जोड़ लेते हैं, गेहूं से लेकर सॉफ्टवेयर तक, हर चीज। लेकिन इसमें एक सावधानी बरतनी होती है, जिसे वैल्यू एडिशन कहते हैं। अच्छा, मतलब अगर एक कार 10 लाख की है तो हम उसमें लगे 50,000 के टायरों की कीमत अलग से नहीं जोड़ेंगे। हाँ, क्योंकि वो 10 लाख में पहले से ही शामिल है। बिल्कुल, नहीं तो एक ही चीज 2 बार गिन ली जाएगी। एकदम सही। अब दूसरा रास्ता है आय विधि, इनकम मेथड। इसका तर्क ये है कि देश में जितना भी उत्पादन हुआ है उससे होने वाली कमाई भी तो किसी न किसी की जेब में गई होगी। हाँ, ये तो है। तो क्यों ना सबकी आय ही जोड़ ली जाए। इसमें कर्मचारियों की तनख्वाह, कंपनियों का मुनाफा, जमींदार का किराया और पूंजी पर मिला ब्याज, सब कुछ जोड़ लिया जाता है। और तीसरा रास्ता? तीसरा रास्ता है व्यय विधि, यानी एक्सपेंडिचर मेथड। इसका लॉजिक है कि जितनी आय हुई होगी उतना ही तो खर्च हुआ होगा। अच्छा, सरकार जो सड़कें और स्कूल बनवाती हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और विदेशी हमें जो पैसा देते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स, सब शामिल है। तो जितना उत्पादन हुआ, पहला रास्ता, उतनी ही आय बनी, दूसरा रास्ता, और उतना ही खर्च हुआ, तीसरा रास्ता। ये अर्थव्यवस्था का एक बुनियादी चक्र है। वाह, मतलब आप अर्थव्यवस्था को चाहे उत्पादन के नजरिए से देखें या कमाई के या फिर खर्च के, तस्वीर एक ही दिखनी चाहिए। यह तो अपने आप में खूबसूरत विचार है। लेकिन अब हम उस बड़े सवाल पर आते हैं जो हमने शुरू में उठाया था। मान लीजिए देश की रियल जीडीपी भी बढ़ रही है, तो क्या इसका मतलब यह है कि देश तरक्की कर रहा है? क्या हम मान लें कि वहां सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है? नहीं, और ये शायद इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी सबक है। एक ऊंची जीडीपी का मतलब है कि देश में आर्थिक गतिविधियां बहुत हो रही हैं, पैसा ज्यादा बन रहा है, चीजें ज्यादा बन रही हैं। लेकिन जीडीपी विकास का पैमाना नहीं है। विकास इससे कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी चीज है। लेकिन क्यों? अगर देश ज्यादा कमा रहा है तो लोगों की जिंदगी बेहतर क्यों नहीं होगी? क्योंकि जीडीपी हमें ये नहीं बताती कि वो कमाई बट कैसे रही है। नोट्स में इसके 3 मुख्य कारण दिए गए हैं: आय असमानता, गरीबी और बेरोजगारी। हो सकता है कि देश की जीडीपी रॉकेट की तरह ऊपर जा रही हो, लेकिन उसका सारा फायदा सिर्फ ऊपरी 1% आबादी को मिल रहा हो, और बाकी 99% लोगों की हालत या तो वैसी ही हो या और खराब हो गई हो। ये तो वही बात हुई कि जीडीपी हमें सिर्फ केक का आकार बताती है। ये नहीं बताती केक के टुकड़े सबको बराबर मिल रहे हैं या कोई एक ही व्यक्ति पूरा केक खा जा रहा है। आपने बहुत अच्छी उपमा दी है। बिल्कुल यही बात है। जीडीपी हमें ये नहीं बताती कि देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है या नहीं। वो हमें ये नहीं बताती कि अस्पताल में सबको इलाज मिल रहा है या नहीं। वो हमें ये भी नहीं बताती कि हवा और पानी कितने साफ हैं। विकास इन सब चीज़ों के बारे में है, जीवन की गुणवत्ता के बारे में। जीडीपी सिर्फ एक शुरुआती बिंदु है, मंजिल नहीं। क्या इसका कोई असल दुनिया का उदाहरण है? कोई ऐसा देश जिसकी जीडीपी तो बहुत है पर विकास के बाकी पैमानों पर वो पिछड़ा हुआ हो? कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, खासतौर पर तेल पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं में, जहां जीडीपी तो बहुत ज्यादा होती है क्योंकि तेल की कीमतें ऊंची हैं, लेकिन आम नागरिक के जीवन स्तर, शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाओं में वो पैसा नहीं झलकता। दूसरी तरफ भूटान जैसा देश है जिसने जानबूझकर जीडीपी को अपनी सफलता का मुख्य पैमाना मानने से इनकार कर दिया है। वो सकल राष्ट्रीय खुशी यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को मापते हैं, जिसमें आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत और अच्छे शासन को भी बराबर का महत्व दिया जाता है। यह एक बिल्कुल अलग सोच है। तो इसका मतलब है कि जीडीपी की अपनी सीमाएं हैं, और मुझे लगता है इसी सीमा को समझते हुए नोट्स में एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट का जिक्र है, ग्रीन जीडीपी,
ये क्या चीज है? हाँ, ये जीडीपी की आलोचना से ही जन्मा एक विचार है। जब हम जीडीपी बढ़ाने के लिए अंधाधुंध फैक्ट्रियां लगाते हैं, जंगल काटते हैं या नदियों को प्रदूषित करते हैं, तो हम एक बहुत बड़ी लागत को नजरअंदाज कर देते हैं। पर्यावरण को होने वाला नुकसान। ग्रीन जीडीपी इसी नुकसान का हिसाब रखने की एक कोशिश है। मतलब अगर हमने जीडीपी बढ़ाने के लिए 100 करोड़ का उत्पादन किया, लेकिन उस प्रक्रिया में 20 करोड़ के बराबर का पर्यावरण को नुकसान पहुंचा दिया, तो हमारी ग्रीन जीडीपी असल में 80 करोड़ ही मानी जाएगी। बिल्कुल। ये सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विचार से जुड़ा है। ये कहता है कि हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बर्बाद ग्रह छोड़कर जाए। ये एक तरह से हमारी राष्ट्रीय आय का सच्चा और ज्यादा ईमानदार हिसाब रखने की कोशिश है। हालांकि इसकी गणना करना बहुत मुश्किल है। आप एक नदी के मरने की या एक जंगल के कटने की सही कीमत कैसे लगा सकती हैं? लेकिन ये अवधारणा हमें याद दिलाती है कि प्रकृति मुफ्त का माल नहीं है। ठीक है, तो ये पूरी चर्चा बहुत ज्ञानवर्धक रही। चलिए इसे उन श्रोताओं के लिए कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटते हैं जो शायद किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या बस मुख्य बातें याद रखना चाहते हो। नोट्स में कुछ बहुत अच्छे वन लाइनर्स दिए गए हैं। हाँ, ये एक तरह की क्विक रिवीजन शीट है। पहला, जीडीपी का मतलब है देश के अंदर उत्पादन। लोकेशन महत्वपूर्ण है, कंपनी की राष्ट्रीयता नहीं। दूसरा और सबसे जरूरी, रियल जीडीपी ही वास्तविक विकास का संकेतक है, क्योंकि ये महंगाई के असर को खत्म कर देती है। ठीक है। तीसरा, नॉमिनल जीडीपी मौजूदा कीमतों पर आधारित वो आंकड़ा है जो भ्रामक हो सकता है। और चौथा, भारत में इन आंकड़ों का आधिकारिक स्रोत MOSPI है। नोट्स में से याद रखने का एक फॉर्मूला भी दिया है, GRN + PIE। GRN मतलब जीडीपी रियल नॉमिनल और PIE मतलब प्रोडक्शन इनकम एक्सपेंडिचर मेथड्स। ये जानकारी को दिमाग में बैठाने का एक अच्छा तरीका है। बिल्कुल, ये एक तरह का मेंटल मैप है जो इन जटिल विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करता है। तो आज हमने राष्ट्रीय आय और जीडीपी की दुनिया की गहराई में गोता लगाया। हमने समझा कि ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये किसी देश के आर्थिक प्रदर्शन को मापने का एक शक्तिशाली उपकरण है। लेकिन हमने ये भी देखा कि ये एक अधूरा उपकरण है। हमने रियल और नॉमिनल जीडीपी के बीच के महत्वपूर्ण अंतर को जाना और इस बात पर भी जोर दिया कि क्यों जीडीपी को विकास का पर्याय मान लेना एक बहुत बड़ी भूल है। सही कहा। ये पूरी चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर आकर खत्म होती है, जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। जैसे ग्रीन जीडीपी पर्यावरण को हुए नुकसान का हिसाब रखती है, वैसे ही और कौन सी लागत या कमाई है जिसे हमारी जीडीपी पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है। सोचिए, हमारे घरों में जो महिलाएं बिना किसी वेतन के काम करती हैं, बच्चों की परवरिश से लेकर घर चलाने तक, क्या उनकी मेहनत का कोई आर्थिक मूल्य नहीं है? क्या ये लोगों की मानसिक शांति, सामाजिक जुड़ाव या खुशी के स्तर को मापने का कोई तरीका होना चाहिए? अगर हमें किसी देश की सच्ची प्रगति को मापना हो, तो जीडीपी के अलावा हमारा रिपोर्ट कार्ड कैसा दिखना चाहिए?